क्या आप अपनी कंपनी को बंद करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करने के तरीकों, न्यूनतम आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते? फिर तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि इस वीडियो में हम इन्हीं सब टॉपिक्स पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्ते, मैं तुषार बख्शी सेट इंडिया बिज का एक स्टार्टअप सलाहकार हूं, जहां हम पूरे भारत में व्यवसायों और स्टार्टअप्स को टैक्स, कंप्लायंस और आईपीआर से संबंधित सभी सेवाएं प्रदान करते हैं। आगे इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा एक कंपनी को बंद करने के कानूनी तरीके, कंपनी स्ट्राइक ऑफ और वाइंड अप करने का अर्थ, कंपनी स्ट्राइक ऑफ करने के कानूनी प्रावधान, कंपनी स्ट्राइक ऑफ करने की चेकलिस्ट और आखिर में कंपनी स्ट्राइक ऑफ करने की पूरी प्रक्रिया और सभी जरूरी दस्तावेज। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कंपनी को बंद करने का क्या तरीका है? कंपनियों को उनकी एक्टिविटी के स्टेटस के आधार पर दो अलग अलग तरीकों से बंद किया जा सकता है। अगर कंपनी इनएक्टिव है, यानी कि वो ना तो कोई बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट कर रही है, ना किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन में ही शामिल है, और ना ही उसके नाम पर कोई एसेट या लायबिलिटी रजिस्टर्ड है, तो आप ऐसी कंपनियों को एक आवेदन द्वारा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से स्ट्राइक ऑफ करवा सकते हैं, यानी बंद करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कंपनी पूरी तरीके से सक्रिय है, यानी कि अपने कारोबारी गतिविधियों को एक्टिवली संचालित कर रही है और यहां तक कि इसके नाम पर कई एसेट्स और लायबिलिटीज भी दर्ज हैं, तो आपको इसे बंद करने के लिए एनसीएलटी द्वारा वाइंडिंग अप प्रक्रिया का चयन करना होगा। अब ये दोनों प्रक्रियाएं किन पैमानों में अलग अलग हैं, आइए समझते हैं। वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। वाइंडिंग अप की प्रक्रिया एक सक्रिय कंपनी को स्थायी रूप से बंद करने के लिए लागू की जाती है। स्थायी रूप से इसलिए क्योंकि एक बार कंपनी वाइंड अप हो गई तो इसे वापस सामान्य स्थिति में नहीं लाया जा सकता। वाइंडिंग अप की प्रक्रिया कानूनी रूप से थोड़ी जटिल है। आप देख ही सकते हैं कि इसमें एनसीएलटी जैसी कानूनी अथॉरिटीज शामिल हैं। कुछ शर्तों के अधीन एनसीएलटी या तो कंपनी की स्वेच्छा से या बलपूर्वक उसे वाइंड अप कर सकती है। दोनों ही मामलों में एनसीएलटी कंपनी के खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स शुरू करेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि वो वाइंडिंग अप के लिए योग्य है भी या नहीं। साथ ही कंपनी की सभी एसेट्स को बेचने और सभी लायबिलिटीज को सेटल करने के लिए एनसीएलटी एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल नियुक्त करेगी, क्योंकि कंपनी बंद होने के बाद इसके नाम पर कोई एसेट या लायबिलिटी बकाया नहीं रहनी चाहिए। अब इसकी तुलना हम स्ट्राइक ऑफ से करते हैं। स्ट्राइकिंग ऑफ अ कंपनी। स्ट्राइकिंग ऑफ की प्रक्रिया एक निष्क्रिय या इनएक्टिव कंपनी को अस्थायी रूप से बंद करने के लिए लागू की जाती है। अस्थायी इसलिए क्योंकि स्ट्राइक ऑफ होने के बाद भी इसे 3 साल के समय सीमा के अंतर्गत वापस सक्रिय किया जा सकता है। इसके अलावा वाइंडिंग अप की जटिल प्रक्रिया की तुलना में स्ट्राइकिंग ऑफ की प्रक्रिया काफी सरल और आसान है। स्ट्राइकिंग ऑफ के लिए कंपनियां स्वेच्छा से रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को एक आवेदन दाखिल कर सकती हैं। चूंकि यह पहले से ही निष्क्रिय है, इसलिए आवेदन दाखिल करने से पहले स्पष्ट रूप से नाम पर कोई एसेट या लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए। हालांकि अगर आवेदन दाखिल करने के बाद भी कोई लायबिलिटी उत्पन्न होती है तो संबंधित राशि का भुगतान उसके सभी डायरेक्टर्स को मिलकर करना होगा। एक बार आरओसी ने आवेदन स्वीकार कर लिया तो कंपनी के नाम को वो इमीडिएटली रजिस्टर से स्ट्राइक ऑफ कर देगी। अब जबकि हमें कंपनी स्ट्राइक ऑफ के बारे में एक ब्रीफ आइडिया मिल गया है, तो आइए हम इससे संबंधित कानूनी प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। कंपनी स्ट्राइक ऑफ करने के कानूनी प्रावधान। कंपनीज एक्ट के सेक्शन 248 में कंपनी को स्ट्राइक ऑफ करने के लिए 4 शर्तें दी गई हैं। इसमें से यदि कोई एक शर्त भी पूरी होती है तो भी कंपनी आरओसी को स्ट्राइक ऑफ करने के लिए आवेदन दायर कर सकती है। क्या हैं ये शर्तें, आइए जानते हैं। कंपनी अपने इनकॉर्पोरेशन के बाद से करीब 1 साल तक निष्क्रिय रही है। इसका मतलब है कि कंपनी ने इनकॉर्पोरेशन के बाद पूरे 1 वर्ष तक कोई व्यावसायिक गतिविधि या लेन देन नहीं की है। साथ ही इस 1 वर्ष में कंपनी के नाम पर 0 एसेट्स और लायबिलिटीज दर्ज हैं। जिस तारीख को स्ट्राइक ऑफ के लिए आवेदन दायर किया जाना चाहिए, उससे ठीक पहले 2 वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी निष्क्रिय रही है और इन 2 वर्षों में कंपनी ने डोरमेंट स्टेटस के लिए कोई आवेदन दाखिल नहीं किया है। कंपनी के शेयर धारकों ने इनकॉर्पोरेशन की तारीख से 180 दिन के भीतर अपनी सब्सक्राइब्ड कैपिटल की राशि का पूरा भुगतान नहीं किया है और आखिर में आरओसी की रजिस्टर्ड ऑफिस फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट के अनुसार कंपनी करंटली किसी भी व्यावसायिक गतिविधि को अंजाम नहीं दे रही है। मैं दोहराता हूं, अगर इन 4 शर्तों में से
कोई एक शर्त भी पूरी होती है तो कंपनी आरओसी द्वारा स्वेच्छा से या बलपूर्वक स्ट्राइक ऑफ के लिए योग्य हो जाएगी। इसलिए सेक्शन 248 के तहत शर्तों को पूरा करने की निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या ये पर्याप्त है? बिल्कुल नहीं। आरओसी को स्ट्राइक ऑफ के लिए आवेदन दाखिल करने से पहले कंपनी को कुछ अन्य कार्यों को पूरा करने की जरूरत होगी। चलिए इन कार्यों को एक एक कर समझते हैं। कंपनी स्ट्राइक ऑफ करने की चेकलिस्ट। कंपनी को स्ट्राइक ऑफ करने के पहले आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि कंपनीज एक्ट की धारा 248 के तहत कंपनी किसी एक शर्त को पूरा कर रही है। इसके कम से कम 75% शेयर धारकों ने कंपनी को स्ट्राइक ऑफ करने का निर्णय मंजूरी दी है। कंपनी के नाम पर सभी बकाया लायबिलिटी और गवर्नमेंट ड्यूज की राशि को इसकी निष्क्रियता की अवधि से पहले ही चुकाया जा चुका है। कंपनी के वर्तमान बैंक खाते को बंद कर दिया गया है और बैंकर से क्लोजर लेटर के साथ क्लोजिंग बैंक स्टेटमेंट भी प्राप्त की जा चुकी है। कंपनी के पास उस अवधि में कोई एसेट या लायबिलिटी नहीं थी जिसके लिए वो निष्क्रिय रही है। कंपनी के खिलाफ किसी भी अदालत में कोई मुकदमा पेंडिंग नहीं है। इसके सभी डायरेक्टर्स के पास डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट डिन नंबर उपलब्ध है और सक्रिय है। इसके सभी डायरेक्टर्स के पास डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स और DIN नंबर उपलब्ध और सक्रिय है। इन सभी कार्यों को सुनिश्चित करने के बाद आप कंपनी स्ट्राइक ऑफ की प्रक्रिया को फाइनली शुरू कर सकते हैं। कंपनी स्ट्राइक ऑफ करने की आवेदन प्रक्रिया। इस वीडियो की शुरुआत से ही आप सोच रहे होंगे कि आखिर कोई भी अपनी कंपनी को बंद क्यों करना चाहेगा? क्या ऐसे कोई लाभ है जो स्ट्राइक ऑफ प्रदान करता है? इस संदर्भ में आपको समझना होगा कि व्यवसायों को बिना उतार चढ़ाव के संचालित नहीं किया जा सकता है। व्यापार की दुनिया में चीजें हमेशा आपके पक्ष में नहीं होती। कई बार आपको ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा जब आपकी कंपनी दशकों तक सफलतापूर्वक संचालित होने के बाद अचानक रेवेन्यू जनरेट करना बंद कर देती है, या आपका स्टार्टअप अपने संचालन को शुरू करने में ही विफल हो जाता है। इस कठिन समय में भी आपकी कंपनी को अपनी सभी लीगल कॉस्ट का भुगतान समय पर करना होगा, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी समस्या है। इनसे बचने का एकमात्र तरीका यही है कि स्वेच्छा से आप इसे आरओसी द्वारा स्ट्राइक ऑफ करवा दें और बाद में जब आपकी कंपनी फाइनेंशियल रूप से स्वस्थ हो तो आप इसे वापस सक्रिय कर लें। इससे न केवल अपनी कंपनी की निष्क्रियता के दौरान आप सभी तरीके के कानूनी भुगतान और कानूनी अनुपालनों से बच पाएंगे, बल्कि इसके संसाधनों का और भी बेहतर तरीके से उपयोग करने में भी सक्षम होंगे। अब जबकि आप जान गए हैं कि कंपनी को स्ट्राइक ऑफ करने से आपको क्या लाभ मिलेगा, आइए हम इसकी प्रक्रिया को एक एक स्टेप में समझते हैं। नंबर 1, डॉक्यूमेंटेशन। जैसा कि हम हमेशा सलाह देते हैं कि किसी भी आवेदन आधारित प्रक्रिया का पहला चरण सभी आवश्यक दस्तावेजों को व्यवस्थित करना है। हमारे ऐसा कहने का मुख्य कारण यह है कि हम दस्तावेजों को आवेदन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू मानते हैं, क्योंकि इन्हें दाखिल करने के लिए किसी भी तरह की गलती आपके आवेदन को खारिज होने का कारण बन सकती है। इसलिए यदि आप सभी दस्तावेजों को पहले से व्यवस्थित कर लेते हैं तो आपके लिए पूरी फाइलिंग प्रोसेस और भी आसान हो जाती है और आपको किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता है। दस्तावेजों के बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्टेप नंबर 2, शेयर धारकों की सहमति प्राप्त करना। एक बार सभी दस्तावेजों की व्यवस्था हो जाने के बाद कंपनी के कम से कम 75% शेयर धारकों को कंपनी को स्ट्राइक ऑफ करने के निर्णय पर अपनी सहमति देनी होगी। यह सहमति या तो निर्धारित कंसेंट फॉर्म में प्राप्त की जा सकती है या एक रेजोल्यूशन द्वारा पारित की जा सकती है। कंसेंट फॉर्म या रेजोल्यूशन की कॉपी आवेदन के समय आरओसी को जमा करना आवश्यक है। नंबर 3, सभी रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस को सरेंडर करना। यदि कंपनी ने कोई कानूनी रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस प्राप्त किया है तो उन्हें सरेंडर करने की जरूरत होगी। अब कुछ ऐसे रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस हैं जिन्हें कंपनी के बंद होने के बाद सरेंडर किया जा सकता है। कुछ अन्य रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस भी हैं जिनको कंपनी के बंद होने के बाद ही सरेंडर करना पड़ता है। उदाहरण के लिए EPF रजिस्ट्रेशन, ESI रजिस्ट्रेशन, पैन, टैन और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड को कंपनी के बंद होने के बाद ही सरेंडर किया जा सकता है, लेकिन GST रजिस्ट्रेशन को इसके स्ट्राइक ऑफ आवेदन के दाखिल होने के पहले ही सरेंडर करना आवश्यक है। नंबर 4, कंपनी बैंक अकाउंट बंद करें और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करें। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, कंपनी के नाम
नाम पर खोला गया करंट बैंक अकाउंट आवेदन दायर करने से पहले बंद हो जाना चाहिए। आपको संबंधित बैंकर से क्लोजर लेटर और क्लोजिंग स्टेटमेंट भी प्राप्त करना होगा। इसके बाद आपको कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक प्रैक्टिसिंग सीए से ड्राफ्ट और सर्टिफाई कराना होगा, जिसमें कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज नील शो हो रहे हों। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 30 दिन से पुराने नहीं होने चाहिए। नंबर 5, एफिडेविट और इंडेमनिटी बॉन्ड तैयार करें। सभी डायरेक्टर्स को कंपनी की निष्क्रियता घोषित करते हुए एफिडेविट पर साइन करना होगा। आरओसी कंपनी की स्ट्राइक ऑफ की योग्यता जांच करते समय इन घोषणाओं पर ध्यान देगी। इसके साथ डायरेक्टर्स को इंडेमनिटी बॉन्ड भी साइन करना होगा, जिस पर वो कंपनी की भी सभी बकाया राशि के भुगतान के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार होंगे। इन सभी दस्तावेजों को उचित मूल्य के स्टैम्प पेपर पर तैयार किया जाना चाहिए और पब्लिक नोटरी द्वारा उचित स्टैम्प ड्यूटी के भुगतान के बाद मुहर लगाई जानी चाहिए। नंबर 6, ऑथराइज्ड व्यक्ति की नियुक्ति करें। आवेदन दाखिल करने के लिए कंपनी के डायरेक्टर्स में से किसी एक को कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में अपॉइंट करने की आवश्यकता है। इसके लिए बोर्ड की बैठक बुलानी होगी, जहां इस प्रतिनिधि को नियुक्त करने के लिए एक साधारण प्रस्ताव पारित किया जाएगा। नंबर 7, आवेदन फाइल करना। कंपनी आरओसी को फॉर्म्स STK 2 में आवेदन दाखिल करेगी। फॉर्म MCA की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध है। आप यहां से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, इसे मैन्युअली भर सकते हैं और फिर सभी दस्तावेजों की स्कैन कॉपीज और ऑथराइज्ड प्रतिनिधि के DSC के साथ आपको आवेदन की स्कैन कॉपी को साइट पर अपलोड करना होगा। एक बार सब कुछ अपलोड हो जाए तो अंत में 10,000 रुपए की सरकारी फीस के साथ फॉर्म जमा किया जा सकता है। सबमिट किया गया आवेदन आरओसी तक पहुंच जाएगा और पूरी तरह से जांच के बाद इसे मंजूरी मिल जाएगी। इसके बाद आरओसी कंपनी को बंद करने के अपने डिसीजन को ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करेगी। ये नोटिफिकेशन 1 महीने के लिए सक्रिय रहेगी और इस बीच अगर आरओसी द्वारा कंपनी को बंद करने के फैसले के खिलाफ आम जनता से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती तो अंत में आरओसी कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर देगी। इसके साथ ही हम कंपनी को स्ट्राइक ऑफ करने की प्रक्रिया के अंत में आ गए हैं, लेकिन अभी हमारी आवश्यक दस्तावेजों की सूची पर चर्चा बाकी है। कंपनी स्ट्राइक ऑफ करने के लिए आवश्यक दस्तावेज। किसी कंपनी को स्ट्राइक ऑफ करने के लिए केवल 10 दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। मैं उन्हें एक एक करके लिस्ट कर देता हूं आपके सामने। नंबर 1, डायरेक्टर्स द्वारा साइंड इंडेमनिटी बॉन्ड। 2, डायरेक्टर्स द्वारा साइंड एफिडेविट डिक्लेरेशन, शेयर होल्डर्स की कंसेंट फॉर्म या बोर्ड रेजोल्यूशन की ओरिजिनल कॉपी जो कि सभी डायरेक्टर्स ने सर्टिफाई की हो। ऑथराइज्ड पर्सन की DSC, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी के पेंडिंग लिटिगेशंस की डिटेल्स, बैंक क्लोजर स्टेटमेंट और बैंक क्लोजर लेटर। कंपनी की सभी ITR और ROC को दाखिल की गई एनुअल रिटर्न की कॉपीज जो कि कंपनी सक्रिय हुआ करती थी तब की होनी चाहिए। सेक्टोरियल रेगुलेटर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यदि आवश्यक हो तो, और अंत में सभी शेयरधारकों द्वारा साइंड ऑथराइज्ड पर्सन की अपॉइंटमेंट लेटर। इसी के साथ हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं। उम्मीद है अब तक आपको भारत में किसी कंपनी को बंद कैसे करना है उसके बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। यदि आपके पास अभी भी कोई प्रश्न बाकी है तो आप हमसे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप इस बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं या कॉल या व्हाट्सएप पर हमारे एक्सपर्ट स्टार्टअप सलाहकार से संपर्क कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और आगे इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें ताकि आप तक हमारी हर नई अपलोड वीडियोस की जानकारी पहुंच जाए। देखने के लिए धन्यवाद। हमारी अन्य वीडियोस भी देखें।